से एक लड़का तो ये भी कह देता है कि हमें इदा को वापस घर भेज देना चाहिए, लेकिन माया ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि माया को पता था इदा कितना एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए और उसे इसके बाद कभी परमिशन भी नहीं मिलेगी। खैर इस टाइम तो सारे सो जाते हैं और अगली सुबह जब ये सब उठते हैं तो इदा इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि उसके मूड को देखकर किसी को लगता ही नहीं कि रात उसके साथ कुछ हुआ भी था। सभी लोग अपना अपना बैग उठाते हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहाड़ों की खूबसूरती देखते हुए माया और एदा तो इसमें खो ही गई। एदा को तो अफसोस होने लगा था कि वो क्यों अपना कैमरा घर भूल आई। सीन कट होकर अब हमें एदा के घर पर एदा की मॉम को दिखाया जाता है। जब वो सफाई कर रही होती हैं तो उन्हें एदा की डस्टबिन में बहुत सारे बाल और एदा के खून से भरे टिश्यूज दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाती हैं। वो ये बात एदा के डैड को भी बताती हैं, लेकिन एदा के डैड कहते हैं इतनी छोटी छोटी बातों को सर पर सवार नहीं करते, जब एदा आएगी तो तुम उसे डॉक्टर को दिखा देना। यहाँ ट्रैकिंग करते हुए एकदम से एदा को थका थका महसूस होने लग जाता है। उसकी सांस उखड़ जाती है और वो जब रेस्ट करने के लिए वहाँ बैठती है तो एकदम से उसकी आंखें भी अजीब पड़ जाती हैं। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए सभी पैनिक करने लग जाते हैं और माया जब उसके कान में उसका नाम बोलती है तब वो एकदम से होश में आती है। उसके ठीक होने के बाद ये लोग दोबारा अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू कर देते हैं और आधा रास्ता होने पर ये सब लोग थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुकते हैं। इस टाइम जब सब लोग खाने पीने में और हंसी मजाक करने में बिजी थे तो एदा चुपके से उठ के यहाँ से चली गई और पास में बनी एक झील के पास चली गई। माया ने जब देखा तो वो भी उसके पीछे आई और एदा से कहने लगी इस तरह अकेले कहीं भी जाना ठीक नहीं है, तुम समझो ये जगह इतनी भी सेफ नहीं। एदा जैसे ही उसकी तरफ मुंह करती है तो माया ये देखकर डर जाती है कि उसके हाथ किसी चुड़ैल की तरह काले पड़ गए थे और लंबे हो गए थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ एदा उसका गला पकड़ लेती है। माया की चीखने चिल्लाने की आवाजें सारे लड़कों को यहाँ ले आती हैं और वो लोग बहुत ही मुश्किल से माया को एदा से छुड़वाते हैं। जैसे ही एदा माया को छोड़ती है माया को झील के बिल्कुल दरमियान में एक लंबी बूढ़ी एंटिटी दिखाई देती है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे लंबे बाल थे और उसकी भी लाल आंखें बिल्कुल उसी तरह चमक रही थी जैसी आंखें उस एंटिटी की चमक रही थी जिसे एदा ने देखा था। इस टाइम माया के अलावा कोई भी उसे देख नहीं पाया। खैर ये लोग एदा को लेकर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, उसको कुछ सुंघाते हुए होश में लेकर आते हैं। एदा ने जो अब किया था उसके बारे में जब ये लोग सवाल करते हैं तो एदा को कुछ भी याद नहीं था। अब माया ने एदा से कहा मुझे लग रहा है कि तुम्हें किसी स्पिरिट ने पोसेस कर लिया है, यानी किसी आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये बात सुनकर एदा जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है पागल हो, मुझे लगता है तुम आजकल ज्यादा ही मूवीज देख रही हो, ऐसे कोई भी चीज इंसानों को पोसेस नहीं कर सकती। उसकी हालत को देखते हुए इस टाइम सारे डर गए थे। सारे इस बहस में पड़ जाते हैं कि क्या इन्हें ट्रैकिंग को यही खत्म कर देना चाहिए या फिर पहाड़ की चोटी तक चढ़ना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर एदा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है पहाड़ की चोटी पर तो मैं चढ़ कर रहूंगी, मेरे पास पहली और आखिरी मर्तबा ये मौका है, मैं तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। और तुम सब लोग भी ना डरो, छोटी सी तो पहाड़ी है, हम जल्दी इस पर चढ़ जाएंगे। एदा की बातों से सबको हौसला मिलता है और ये सब लोग दोबारा